हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट सेकेंड के फिजिक्स थर्ड ऑप्टिक्स की सेकेंड यूनिट से हम पढ़ रहे हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और उसमें फ्रेनेल ने जो हाफ पीरियड जोन्स अर्ध आवर्ती कटिबंध की हमें कल्पना दी थी, उसमें अर्ध आवर्ती कटिबंध उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अर्ध आवर्ती कटिबंधों से किसी बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों का परिणामी आयाम और उनका फेज कला। अर्ध आवर्ती कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों की कला और आयाम, ये हमें ज्ञात करना है। पहले हम कला देख लेते हैं। हम जानते हैं कि तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी बिंदु एक साथ द्वितीयक तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। इट मीन्स सभी समान कला में होते हैं। लेकिन हमने जो पीछे देखा था कि अर्ध आवर्ती कटिबंध बने थे तो किसी बिंदु P से अलग अलग बिंदुओं की दूरी अब अलग अलग हो गई ना, तो इसलिए अलग अलग बिंदुओं से जो बिंदु P पर पहुंचने में लगा समय अलग अलग होगा, दूरी अलग अलग होने के कारण, इसलिए उनमें कलांतर आ जाता है। तो हमने पढ़ा था क्रमागत दो कटिबंधों से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथ में अंतर, पथांतर λ/2 होगा और λ/2 पथांतर पाई कलांतर के बराबर होता है। और पाई कलांतर का मतलब है विपरीत कला। इट मीन्स जो क्रमागत दो कटिबंध हैं उनसे बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें एक दूसरे के विपरीत कला में होती है। इट मीन्स पहली दूसरे के विपरीत, दूसरी तीसरे के विपरीत। इट मीन्स पहली और तीसरी समान कला में। तो जो पहली एकांतर जो कटिबंध है, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, तो ये आपस में कला में होते हैं। तो सम संख्या वाले कलांत जो कटिबंध है वो समान कला में और विषम संख्या वाले उनके विपरीत कला में होते हैं। ओके, चलो बात करते हैं आयाम की। तो ये कटिबंध दिखा रखा है nवा कटिबंध, जिसकी औसत दूरी बता रखी है x = b + 2n-1 λ/4 और इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस rn है और इसकी जो थीटा n एंगल दे रखा है कटिबंध से लंबवत दिशा और कटिबंध से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोण, इसे बोलते हैं तिर्यकता। तो अब हम बात करते हैं आयाम की। परिणामी आयाम कितना होगा? परिणामी आयाम इन बातों पे निर्भर करता है। पहला, उस कटिबंध का क्षेत्रफल कितना है। तो परिणामी आयाम E0 समानुपाती होता है क्षेत्रफल A के। दूसरा, दूरी कितनी है, कि दूरी अगर बढ़ेगी तो आयाम कम हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती 1/x के समानुपाती। तीसरा, उनमें आपस में कलांतर, तो जो कटिबंध है उनकी कला पर भी आयाम निर्भर करता है कि अगर समान कला में होंगे जुड़ जाएंगे, विपरीत कला में होंगे तो घट जाएंगे। चौथा, तिर्यकता थीटा n पर। तो यदि थीटा n कोण बनाता है, तिर्यकता थीटा n है, तो 1 + cos थीटा n के समानुपाती होगा आयाम। तो 1 + cos थीटा, यहाँ थीटा n बढ़ने पर cos थीटा का मान कम होता है। इट मीन्स थीटा n बढ़ने पर आयाम का मान घटता है। तो हम देख रहे हैं आयाम इन बातों पर निर्भर करता है। E0n समानुपाती पाई b लैम्डा यानी क्षेत्रफल, 1 + cos थीटा n यानी तिर्यकता, अपॉन x यानी b + 2n-1 λ/4। हम इसमें देख रहे हैं कि थीटा n जैसे जैसे क्रम बढ़ता है कटिबंध का, वैसे वैसे तिर्यकता भी बढ़ती है। जितना दूर होगा कटिबंध बिंदु O से उतनी तिर्यकता अधिक होगी। इट मीन्स cos थीटा n का मान कम होता है तो आयाम का मान भी कम होगा। साथ ही n बढ़ने पर, जो कि नीचे 2n-1 में n आ रहा है, तो n बढ़ने पर हर में n आ रहा है, डिनोमिनेटर में n आ रहा है, इसलिए E0n का मान घटता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वैसे वैसे आयाम का मान कम होता जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि E01 E02 से बड़ा है, E02 E03 से बड़ा है, E03 E04 से, इसी तरह आगे E0n-1 E0n से बड़ा है।
ओके। अब पीछे हमने देखा कला, क्रमागत कटिबंधों से मिलने वाली तरंगें विपरीत कला में होती है। तो हम यदि पहले कटिबंध से मिलने वाली जो तरंग है उसको उसके आयाम को धनात्मक मान लें, तो दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक, पांचवा धनात्मक, छठा ऋणात्मक, इस तरह मिलेंगे। तो इसलिए परिणामी आयाम E0 हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, E01 पॉजिटिव मान लिया, E02 नेगेटिव यानी माइनस E02, फिर E03 पॉजिटिव यानी प्लस E03, फिर E04 नेगेटिव यानी माइनस E04। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट E0n, अब ये E0n पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है n पे। हमने विषम संख्या वालों को मानना है पॉजिटिव, तो यदि विषम संख्या में n है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, सम संख्या में n है तो नेगेटिव। इसको हम कैसे डिसाइड करें, इसलिए हमने -1 की पावर में n को लगा दिया। अगर हम -1 की पावर n कर देंगे तो n यदि सम संख्या होगा तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, जो कि उल्टा होगा, इसलिए n नहीं लगा सकते। या तो वहाँ पे करें n-1 या फिर करें n+1, दोनों ही ठीक है, क्योंकि यदि विषम संख्या में हुआ तो भी तो n-1 से सम हो जाएगा या तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और हमने यहाँ पे विषम संख्या वालों को पॉजिटिव लिया है। तो -1 की पावर n-1 जो यहाँ पे दे रखी है, या फिर हम n+1 भी कर सकते हैं, दोनों ही केस में सही होगा। फिर हमें तो परिणामी आयाम याद करना है। चूँकि ये कटिबंध बहुत नज़दीक हैं, इसलिए इनके आयाम में अंतर ज़्यादा नहीं है, लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन पहला और दूसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है, दूसरे और तीसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है, और दूसरा जो है वो हम पहले और तीसरे के एवरेज औसत के बराबर मान सकते हैं। तो E02 लगभग बराबर है E01 प्लस E03/2, E04 लगभग बराबर है E03 प्लस E05/2, इसी तरह आगे। तो हम यदि E0 जो पीछे इक्वेशन थी अपनी क्वेश्चन नंबर 1, उसको इस तरह लिख दें, E01 के 2 भाग कर दें, E01/2 प्लस E01/2, इसी तरह E03 के 2 भाग कर दें, E03/2 प्लस E03/2, और उनमें से फिर सेकंड E01 और फर्स्ट E03/2 और माइनस E02 इनको एक साथ एक ब्रैकेट में ले लें। तो हम देख रहे हैं E02, E01 और E03 का एवरेज था, और यहाँ पे माइनस में आ रहा है, और E01 और E02 का एवरेज पॉजिटिव भी आ रहा है, इस ब्रैकेट का मान हो जाएगा 0। इसी तरह हम आगे सभी ब्रैकेट्स के मान 0 कर सकते हैं। लास्ट वाली एक टर्म बच जाएगी -1 की पावर n-1 E0n/2, ओके। तो इस तरह हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है E01/2 प्लस -1 की पावर n-1 E0n/2। अब यदि n सम संख्या में है, यानी 10, 12, 16, 14, 18, 20, तो n-1 होगा विषम संख्या, यानी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो E01/2 माइनस E0n/2। यदि n विषम संख्या है तो n-1 सम संख्या होगा, इसलिए माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा। ये तो रहा सम संख्या विषम संख्या। लेकिन यदि n का मान बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है ना, सैकड़ों में है, तो उस टाइम पे जो n का E0n है उसका मान बहुत कम हो जाएगा, उसको हम नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। E0n नेग्लिजिबल, सो E0 इज़ नियरली इक्वल टू E01/2, चाहे n सम हो चाहे विषम हो, बहुत अधिक मान उसका है तो E01/2 के लगभग बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब n का मान बड़ा है तो परिणामी आयाम बिंदु P पर प्रथम कटिबंध के से प्राप्त आयाम का भी आधा होता है, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी आयाम प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध से प्राप्त आयाम का लगभग आधा E01/2 मिलता है, ओके। अब हम बात करें तीव्रता की, तो तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, यानी I = E02,
और E0 स्क्वायर का विशेष मान रख दें तो I प्रोपोर्शनल टू E0 1/2 स्क्वायर और E0 1 स्क्वायर हो जाएगा I1। इट मीन्स I प्रोपोर्शनल टू I1/4, I इक्वल टू I1/4। इट मीन्स जो परिणामी तीव्रता है बिंदु P पर वो प्रथम अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलने वाली तीव्रता का 1/4 होती है। तो इस तरह परिणामी आयाम प्रथम कटिबंध का आधा और परिणामी तीव्रता प्रथम कटिबंध की चौथाई मिलती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको वापस से रिवाइज करें। हमने पीछे देखा था कि कला, तो हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में, अर्धावर्ती कटिबंधों के बारे में, कि पथांतर में λ/2 होता है क्रमागत में, यानी कलांतर पाई, और पाई कलांतर का मतलब है विपरीत कला, तो इसलिए विपरीत कला में होते हैं क्रमागत कटिबंध। दूसरा हमने देखा कि कटिबंध जो हैं उनसे प्राप्त आयाम क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है क्योंकि उसमें बिंदुओं की संख्या यानी तृतीयक तरंगों की संख्या बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने पे घटता है। कला भी निर्भर करता है और तृतीयक तरंग निर्भर करता है। इनके सबके इफेक्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे कटिबंध का क्रम बढ़ता है वैसे वैसे आयाम घटता जाता है। ठीक है, फिर हमने इनकी कला को ध्यान में रखते हुए परिणामी ज्ञात किया, और परिणामी ज्ञात करते टाइम हमने जो सम संख्या वाले आयाम थे उनको विषम संख्या वाले आयाम का औसत के रूप में लिखा, और फाइनली हमने ज्ञात किया कि परिणामी आयाम प्रथम कटिबंध से प्राप्त आयाम का लगभग आधा और परिणामी तीव्रता प्रथम कटिबंध से मिलने वाली तीव्रता की लगभग चौथाई प्राप्त होती है।